हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोजन इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स की शुरुआत करेंगे और इसकी शुरुआत हम लोग वेक्टर से करेंगे। वेक्टर शुरू करने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पे लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते होंगे, एक बेसिक आइडिया होगा। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है। एक मिनट। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, हम लोग बेसिक आइडिया जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि मेजर करने के लिए दो चीज हमें पता होना चाहिए। एक मैग्नीट्यूड के बारे में और दूसरा यूनिट के बारे में। राइट। मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। और यूनिट होता है स्टैंडर्ड, जिसको वन मानते हैं, स्टैंडर्ड वन। यानी कि अगर ये लेंथ आपको मेजर करना है, सॉरी, अगर आपको ये लेंथ मेजर करना है तो अगर मैं यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ को वन बोल दूं तो इस पूरे का लेंथ हो सकता है ये इसका दोगुना अगर है तो टू टाइम्स हो जाएगा। वन और वन, है ना। तो ये टू टाइम्स टू जो है इसका, दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड। राइट। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड का जो इस्तेमाल है यूनिट के अनुसार चेंज होगा। यानी यूनिट जितना छोटा रहेगा, यूनिट अगर इतना ले लें तो मैग्नीट्यूड उतना ही बड़ा हो जाएगा, उतना ही। ये मान लो 1 2 3 4 5, तो 5 यूनिट हो जाएगा। तो जैसे जैसे यूनिट छोटा होगा मैग्नीट्यूड उतना ही बड़ा हो जाएगा। मेजरमेंट हमारा वही रहेगा, मेजरमेंट अलग अलग यूनिट के हिसाब से बदलता जाएगा। ये हम लोग जानते हैं। लेकिन ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए सिर्फ इन दो क्वांटिटीज की जरूरत होती है, सिर्फ ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मास ले लेते हैं। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, अ, एक है 1 केजी का और दूसरा ऑब्जेक्ट है 2 केजी का, तो दोनों को कुल अगर हम लोग मिला करके मास की बात करें, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कितना आ, आ, कितना मास, कितना वेट की अगर बात करें, कितना वेट लगा रहा है, इसके कुल मास की बात करें तो ये हो जाएगा 3 केजी। राइट। अगर इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि एक कार है जो कि पहले चला 4 मीटर, फिर किसी और डायरेक्शन में चला 3 मीटर, तो ये कुल कितना डिस्टेंस चला, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, ये हो गया 7 मीटर। राइट। तो फिर इसी तरीके से मैं टाइम की बात कर लूं। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले सेकंड 1 सेकंड में कुछ डिस्टेंस चला है, मान लो 4 मीटर चला था, और अगले 5 सेकंड में वो 3 मीटर चला है, तो डिस्टेंस ट्रेवल तो ये हम लोग 7 मीटर देख लिए। टोटल टाइम टेकन अगर बात करें तो वो 6 सेकंड हो जाएगा। राइट। 6 सेकंड हो जाएगा। तो इन सारी ही क्वांटिटीज में हमने देखा, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू से डायरेक्ट मेजरमेंट हम लोग कर पा रहे हैं। राइट। अब ये सोचो, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब ये सोचो कि अगर मैं कहूँ, मान लो एक रोड है। राइट। और ये मान लो यहाँ पर कोई घर है जिसके अंदर श्याम रहता है। राइट। तो मुझे श्याम का घर नहीं देखा हुआ है और मैं इसके घर जाना चाहता हूँ। तो मैंने इसे फोन किया कि भाई श्याम, बताओ मैं कहाँ आऊँ। तो श्याम का सवाल होगा कि तुम एग्जैक्टली अपनी पोजीशन बताओ। तो मैं कहूँगा कि मैं
यहाँ पर एक मान लो मॉल है, राइट। मैं कहूंगा कि मैं इस फला मॉल पर खड़ा हूँ, मॉल के ठीक सामने रोड पर खड़ा हूँ। तो श्याम कहेगा कि मॉल से राइट की तरफ एक सर्टेन डिस्टेंस मान लो विच इज 5 किलोमीटर। तो बोलेगा मॉल से 5 किलोमीटर राइट की तरफ आना है, या चलो ईस्ट राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन हो सकता है, तो ईस्ट की तरफ, राइट। तो वो कहेगा कि 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जब आओगे तो वो मेरा घर मिल जाएगा। लेकिन यही चीज मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर एक शोरूम है, ठीक है। तो शोरूम इससे 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ये 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो मैं अगर फोन करके कहूँ कि मैं शोरूम के पास खड़ा हूँ, तो वो बोलेगा कि 3 किलोमीटर लेफ्ट आने के लिए। नाउ यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर एक चीज समझ में आया कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्शन के बिना मेजरमेंट पूरा नहीं हो सकता है ना। 5 किलोमीटर किधर भी हो सकता है। ये तो वन डायमेंशन की बात है जब हम एक एक्सिस पे चल रहे हैं। अब इसी तरह सोचो कि मैं एक फील्ड में खड़ा हूँ, ये फील्ड है और क्रिकेट का फील्ड है और ये पिच है, राइट। तो यहाँ पे बैट्समैन खड़ा है। अब बैट्समैन को इस पोजीशन को देखे तो बैट्समैन के लिए ये पोजीशन अलग होगा और ये पोजीशन अलग होगा। अब इस बैट्समैन के हिसाब से सोचो तो इस पोजीशन को और इस पोजीशन को वो कैसे दिखाएगा। तो अब सिर्फ लीनियर एक नंबर से नहीं दिखाया जा सकता है, हम लोग जानते हैं। अब हमको दो नंबर दिखाना होगा, यानी कि अब दो एक्सिस की बात होगी, 2 डायमेंशनल वर्ल्ड की बात होगी। तो वो कहेगा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, यानी कि दो रेफरेंस लाइन के अलोंग चलने पे मैं इस पोजीशन पे पहुंचूंगा। तो इस पोजीशन को दिखाने के लिए हम लोग जानते हैं दो रेफरेंस लाइन एक्स और वाई होता है, और इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। और इस सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो 2 डायमेंशन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दो एक्सिस, दो रेफरेंस लाइन होता है। एक कहलाता है एक्स एक्सिस और दूसरा कहलाता है वाई एक्सिस। और एक पॉइंट के लोकेशन को दिखाने के लिए आपको एक्स और वाई का ऑर्डर्ड पेयर बनाना होता है। ओके, दिस इज एक्स कॉमा वाई, राइट। ये वाई हाइट है और ये एक्स है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर इसके पोजीशन को दिखाता है, और इसका डायरेक्शन इसके ओरिजिन से ये डायरेक्शन हो जाता है, ये डायरेक्शन हो गया, राइट। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको मेजर करने के लिए डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन के लिए हम एक सिस्टम बनाते हैं, जिस सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, राइट। अब इसी तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायमेंशन में भी होता है। तो 3D में अगर मैं बात करूं कि 3D में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होगा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होगा, और इसमें एक तीसरा रेफरेंस लाइन भी होगा जिसको हम लोग जेड एक्सिस कहेंगे, जो पेपर के अंदर और बाहर होगा, राइट। सो ये जेड एक्सिस होगा, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। तो अब आपको एक पॉइंट का लोकेशन दिखाना है, तो एक्स वाई और जेड, तीन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। एक हो गया एक्स, एक हो गया जेड और एक हो गया वाई, तीन रेफरेंस लाइन। और इसे हम लोग 3D में दिखाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ठीक इसी तरह एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो 2D में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, 2D में, जिसे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। सो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, 2D की ही बात हम करेंगे, और 3D उससे हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस के रिलेशन से समझने की कोशिश करेंगे। सो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी दो रेफरेंस लाइंस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और एक पॉइंट के लोकेशन को अगर दिखाना है, अगर हमें एक पॉइंट के लोकेशन को दिखाना है, तो
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स कॉमा वाई होता था। इसमें ये आर कॉमा थीटा होगा। आर क्या है? आर ओरिजिन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट का, और थीटा एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। राइट। अब ये आर कॉमा थीटा के कॉम्बिनेशन से, यानी कि आर कॉमा थीटा के कॉम्बिनेशन से हम किसी भी पॉइंट को एक प्लेन में दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आर मैं कहूँ, आर अगर मैं कहूँ कि 5 सेंटीमीटर है, और एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 30 डिग्री वाले लाइन पर 5 सेंटीमीटर यहाँ आएगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लोकेशन को 5 और 30 डिग्री दिखा रहा है। राइट। तो ये आर और कॉमा थीटा के पेयर से एक पर्टिकुलर पॉइंट को दिखाया हमने, तो ये लोकेशन दिखा रहा है। ठीक इसी तरह मैं कहूँ कि 60 डिग्री पर 5 तो यहाँ आ जाएगा, और 60 डिग्री पर 4 यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह मैं कहूँ -30 डिग्री, -30 डिग्री, तो आपको उल्टा चलना होगा, है ना। इसी तरह मैं कहूँ 120 डिग्री, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वाले लाइन पर आ जाएंगे। तो अलग अलग चारों ही क्वाड्रेंट में हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए किसी पॉइंट की लोकेशन को दिखा सकते हैं, जिसे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अब अगला हमें जानना है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच का रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट system and Cartesian coordinate system, राइट। सो ये रिलेशन क्या होगा? तो एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, एक ग्रिड लाइन, कलर, कलर, ओके, बना ही लेते हैं। सो एक एक्सिस है वाई एक्सिस और दूसरा एक्सिस है एक्स एक्सिस। ठीक है। ये एक्स एक्सिस को शो कर रहा है और ये वाई एक्सिस को शो कर रहा है। अब इस पॉइंट के लोकेशन को एक्स कॉमा वाई और आर कॉमा थीटा, यानी ये लेंथ आर है और ये एंगल थीटा है, ये हुआ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वाई है और ये एक्स है। राइट। सो इनके बीच आपस में क्या रिलेशन है? तो अगर मैं कहूँ, ये तो पाइथागोरस लॉ को फॉलो कर रहा है। आर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर जो है वो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। और इसी तरह थीटा का एक्स और वाई के साथ क्या रिलेशन है? तो tan थीटा, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होता है ना। ठीक इसी तरह रिवर्स रिलेशन अगर देखना है, एक्स को आर और थीटा के फॉर्म में अगर देखा जाए, तो हमें पता है ट्रिगोनोमेट्री के जरिए कि एक्स बाई आर इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा, यानी कि जो एक्स होगा हमारा वो आर कॉस थीटा बन जाएगा, एक्स बाई आर अगर कॉस थीटा है तो। इसी तरह वाई बाई आर जो है वो साइन थीटा है, तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो गया। तो ये एक्स और वाई को आर और थीटा यानी पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, और इसमें आर और थीटा को एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में हम देखते हैं। सो ये है रिलेशन। अब इसका वेक्टर में क्या यूज है वो आगे बात होगी। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं? राइट। सो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर होता है अ, जब हम लोग किसी भी 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में बात करेंगे, 3D में, इसके बाद हम लोग रिलेशन निकालेंगे। अभी जो भी होगी बात वो 2D में होगी। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी पॉइंट का लोकेशन अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। तो इस पॉइंट का लोकेशन हम लोग जानते हैं एक्स कॉमा वाई या आर कॉमा थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये एक्स कॉमा वाई होगा। राइट। तो
अब अगर ये x कॉमा वाई है तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये मान लो ए पॉइंट है, तो वेक्टर पॉइंट ए का पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किधर है, यही उसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। यानी ओ ए जो लाइन है, और ये जो एरो मैंने दिखाया है ए की तरफ, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखाने के लिए है ना। तो ये जो सिंबल है ओ ए, ये वेक्टर का नोटेशन है, इस पे आते हैं। तो ओ ए अभी इसे रहने देते हैं, वेक्टर ओ ए लिख देते हैं, राइट। पोजीशन वेक्टर ओ ए, पोजीशन वेक्टर ओ ए, राइट। पोजीशन वेक्टर ओ ए इज वेक्टर, इससे हम लोग वेक्टर ओ ए भी बोल सकते हैं, वेक्टर ओ ए, राइट। और वेक्टर ओ ए के लिए जो सिंबल है, यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो लाइन है उस पॉइंट की तरफ, और एरो किस चीज को दिखा रहा है, एरो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, राइट। ठीक इसी तरह अब आगे बढ़े, तो वेक्टर ओए, अब इतना वेक्टर ओए बार बार लिखने से बढ़िया है इसके लिए एक सिंबल दे देना। और इसके लिए सिंबल बनाया गया है, किसी भी वेक्टर के लिए अगर मान लो वेक्टर ओ ए लिखना है हमें, तो इसके लिए सिंबल बनाया गया है, ओ ए के ऊपर एक एरो लगा दो, ये वेक्टर का सिंबल है, राइट। ये वेक्टर के लिए सिंबल है, तो ये हमारा वेक्टर ओए होगा, ठीक है। अब ये जो वेक्टर ओए है, अब ये जो वेक्टर ओए है, ध्यान से देखो, इसका पोजीशन तो x कॉमा वाई है, तो ये लेंथ y है और ये लेंथ x है, राइट। तो x और y है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेक्टर ओए जो बना है वो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स लेंथ, एक्स स्टेप चलने से बना है, एक्स स्टेप अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई स्टेप अलोंग वाई एक्सिस, ये बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग वाई लेंथ चला और एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स लेंथ चला। तो क्या बन गया, इसके लिए भी अब एक सिंबल, इतना बार बार नहीं लिखना पड़े तो इसके लिए सिंबल बनाया गया, एक्स स्टेप को एक्स ही लिखा गया, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। और एक्स एक्सिस के अलोंग यानी एक्स डायरेक्शन को ये शो कर रहा है, इसके लिए एक सिंबल है जिसे हम लोग आई कैप कहते हैं, इसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये डायरेक्शन को दिखाने के लिए होता है, इसकी बात आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। एंड एंड सिंबल और कुछ नहीं, प्लस सिंबल है। जैसे कि मैं कहूँ 2 and 3 क्या होगा, 2 and 3, इसका मतलब है 2 + 3 विच इज 5। सिमिलरली 5 प्लस सिंबल एंड के लिए यहाँ भी प्लस सिंबल दे दिया गया। और इसी तरह वाई स्टेप इन वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस के लॉन्ग को वाई डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, और उसके लिए सिंबल है जे कैप, कैप या हैट बोलते हैं, राइट। आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप क्या है, ये सिंबल है डायरेक्शन को वाई एक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दिखाने का। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर ओए के लिए ओए का रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, राइट। ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर ओए, पोजीशन वेक्टर ओए, राइट। अब आगे बात करें, सिमिलरली मान लेते हैं कि कुछ एग्जांपल पहले ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर के लिए। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिखाना है जिसका कोऑर्डिनेट -2 और 5। तो कैसे दिखाएंगे, इसका पोजीशन वेक्टर होगा ये जो ओरिजिन से ये जो लाइन बना और एरो है ना, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। मान लो ओ और ये बी है, तो ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, -2 स्टेप इन एक्स डायरेक्शन यानी आई कैप, प्लस 5 स्टेप वाई डायरेक्शन में, +5 है ऊपर की तरफ गया है, तो 5 स्टेप इन जे डायरेक्शन, जे कैप,
राइट। आई डायरेक्शन मीन्स वाई एक्स एक्सिस के लॉ, और जे डायरेक्शन मीन्स वाई एक्सिस के लॉ। ये एग्जांपल है। अब यही चीज मान लो कोई एक और पॉइंट थर्ड यहाँ हो, तो इसका अ, यहाँ हो, और इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, है ना। और मान लेते हैं ये -2 और -5 है, तो इसके लिए ये सी है। तो ओ सी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको सिंपली वेक्टर ओ सी भी बोल रहे हैं। वेक्टर ओ सी क्या हो जाएगा, -2 आई डायरेक्शन में और -5 जे डायरेक्शन में, राइट। तो ये लिखने का तरीका है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सो अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स हमने देखा, आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। एक्स डायरेक्शन में ये है, एक्स डायरेक्शन की बात करता है। और इसी तरह जे कैप जो है वो वाई डायरेक्शन की बात करता है। और इसी तरह 3D में जब बात करेंगे तो के कैप जेड डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है, जेड डायरेक्शन। अब ये जो यूनिट वेक्टर्स है, इसके नाम में भी वेक्टर्स लगा, यानी ये खुद भी एक वेक्टर्स है, लेकिन ऐसा वेक्टर्स है जो यूनिट है, यानी कि अभी मैं बस लिख रहा हूं ऐसा वेक्टर्स, वेक्टर्स जिसका लेंथ 1 है, हैविंग लेंथ 1, ठीक है। ये लेंथ क्या है इसकी बात आगे होगी, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, ठीक है। इसकी बात आगे करेंगे, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर्स हो गया। अब इसकी बात दोबारा हम लोग आगे आने वाले क्लास में करेंगे। अभी हम लोग बेसिक की बात करें तो ये यहाँ तक वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे हम लोग उसको आगे देख सकते हैं, ये इसकी बात हमें अब हम लोग अगले क्लास में करें।